हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस के जेईई मेंस 2024 के क्वेश्चंस अलोंग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो पहले हम हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जान रहे हैं और फिर डिटेल से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग ने इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे और ये कंपोजिट क्वेश्चन का क्वेश्चन है, सॉरी कंपोजिट फंक्शंस का टॉपिक है ये, कंपोजिट फंक्शंस। सो कंपोजिट फंक्शंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये वाला जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स, इसके अंदर एक एक्स इनपुट जा रहा है और यहां से आउटपुट मिल रहा है जी ऑफ एक्स, और ये जी ऑफ एक्स एक और न्यू फंक्शन में इनपुट जा रहा है और वहां से हमको आउटपुट मिल रहा है जी ऑफ एक्स। ओके, नाउ कंपोजिट फंक्शंस केवल 2 लेवल तक नहीं स्टूडेंट्स, 3 लेवल तक या 4 लेवल तक भी जा सकता है, कितने भी लेवल तक जा सकता है, अप टू n लेवल तक। h ऑफ f ऑफ g ऑफ x, तो एक स्टेज और आ जाएगी यहाँ पे। ओके, सपोज p ऑफ h ऑफ g, p ऑफ h ऑफ f ऑफ g ऑफ x, तो फिर 4 स्टेजेस 5 स्टेजेस ऐसे पॉसिबल है, अप टू n स्टेजेस। अभी उसने क्वेश्चन हमको ऐसे दिया हुआ है g ऑफ 4, g ऑफ 4 3 टाइम्स ऐसे दिया हुआ है। सपोज करिए स्टूडेंट्स, वो यहां पर 3 टाइम्स की बजाय 10 टाइम्स भी दे सकता था, कुछ भी दे सकता था। ओके, तो एक तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको इसको देख के टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल घबराना नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जब भी ऐसे मल्टीपल लेवल्स ऑफ जी ऑफ 4 देता है, जनरली उस केस में फंक्शन बिल्कुल सिंपल बनता है, या तो कांस्टेंट फंक्शन बन रहा होता है, या फिर स्क्वायर फंक्शन बन रहा होता है, या फिर आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा होता है। तो देखते हैं इस वाले केस में फंक्शन कैसा बन रहा होगा। दिया हुआ है यहाँ पे 4x प्लस 3/6x माइनस 4। सो हम इसमें f ऑफ x जब हम फाइंड आउट करेंगे, f ऑफ x जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स ऑफ 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4 माइनस 4। ओके, एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा 16 प्लस 16x प्लस 12। इस एक्स्ट्रा पोर्शन को इरेज कर देते हैं। 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12 डिवाइडेड बाय 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 12, सॉरी 16, और 4 जा 16, सही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहां से देखिए, इससे माइनस 12 से प्लस 12 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे माइनस 24x से प्लस 24x कैंसिल हो गया, तो ये बन रहा है 16 प्लस 18x, तो यानी कि 34x डिवाइडेड बाय 16 प्लस 18 यानी कि 34, दैट इज इक्वल टू x। तो देखा आपने, gx एक बिल्कुल सिंपल फंक्शन बन रहा है, gx इज बेसिकली इक्वल टू x। ओके, तो अगर gx इक्वल टू x है तो g ऑफ x कितना हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू x। g ऑफ x वो भी हो जाएगा x। ओके, सो अभी हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन x की वैल्यू कितनी है, 4 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम इसको 4 डालेंगे तो आउटपुट भी हमको 4 मिल जाएगा। तो इस केस में आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, ये वाला रिलेशंस का क्वेश्चन है। सेट ए हमको गिवन है 1 2 3 4 और रिलेशन आर गिवन है 1 2 2 3 1 4 बी ए रिलेशन ऑन ए। लेट ए बी द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सच दैट आर इज अ सबसेट ऑफ एस एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज एन, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन। देखिए स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास में बहुत सारे डिस्कस करे हुए हैं पहले भी। तो क्या होता है कि जब भी हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे गिवन होता है कि ए हमारे पास सपोज करो एक सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, सपोज 1 2 3, और फिर एक रिलेशन आर है, उसको हमको इक्विवेलेंस बनाना है। तो हमने क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है कि जैसे सपोज करो 1 2 और 2 3, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो हम उसमें बोलते थे कि इसमें कितने एलिमेंट्स और ऐड किए जाएं ताकि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। ओके, तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट मेथड नहीं है, इसमें डायरेक्टली हमको काउंटिंग करनी है और कुछ नहीं करना, केवल काउंटिंग करनी है। देखिए, सबसे पहले आप स्टेप वाइज चलिए, अगर इसमें स्टेप वाइज नहीं चलोगे तो बाद में चल के आपको प्रॉब्लम होगी। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होती है जिसमें हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होता ही होता है। ए इज रिलेटेड टू ए। ओके,
इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड जरूर होना चाहिए। यहां पे 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से, 3 3 से और 4 4 से। तो इसमें सीधा सीधा 4 एलिमेंट्स तो हमको यही डालने हैं, 1 1 2 2 3 3 और 4 4। ओके, ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, हर ऑर्डर्ड पेयर अपने आप में एक एलिमेंट है, तो बीच में भी कॉमा लगाएंगे, तो 4 एलिमेंट्स तो ये वाले हो गए। नेक्स्ट, अब रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो चुका है, रिफ्लेक्सिव डन। अब नेक्स्ट मूव करेंगे सिमेट्रिक पे। तो सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 है, 2 3 है, 1 4 है। तो अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, और 1 4 है तो 4 1 होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी ये रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक बन रहा है। अब हमको ट्रांजिटिव बनाने के लिए देखिए क्या क्या ऐड करना होगा। एक्चुअली 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें 1 2 3 4 चारों ही एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, 1 भी नजर आ रहा है, 2 भी नजर आ रहा है, 3 भी नजर आ रहा है, 4 भी नजर आ रहा है। तो एक चीज हम डायरेक्टली याद रखते हैं कि इस वाले केस में एक्चुअली हमको लास्ट में जाके पता चलता है कि हमको सारे ही एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो इसमें मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन, इसमें अपने आप आंसर हमको मालूम है कि 16 ही आने वाला है, क्योंकि जब भी चारों एलिमेंट्स होते हैं हमको सब कुछ ही ऐड करना पड़ता है। देखते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रहा है। ट्रांजिटिव बनाने के लिए देखो क्या है, 1 2 है और यहां पर हमको गिवन है 2 1 1 2 2 1, तो 1 1 होना चाहिए है। इसी को रिवर्स डायरेक्शन में देख सकते हैं, 2 1 1 2 तो 2 2 होना चाहिए, वो भी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, 3 2 है और 2 1 है, तो 3 1 होना चाहिए स्टूडेंट्स। देखिए 3 2 है और 2 1 है, 3 2 इज रिलेटेड टू 2 1, राइट। तो इसका मतलब हमारा 3 मस्ट बी रिलेटेड टू 1 होना चाहिए, ऑल राइट। एक्चुअली इसको नोटेशन का थोड़ा मैं इसको करेक्ट करता हूं, ऐसे समझिए आप इसको, 3 is related to 2 and 2 is related to 1. This implies that 3 must be related to 1. Okay? So 3 1 ऐड कराना पड़ेगा। अब 3 1 जैसे ही हमने ऐड कराया स्टूडेंट्स, अब रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए हमको इसमें 1 3 भी ऐड कराना पड़ेगा, ऑलराइट। तो अभी हमारे पास टोटल एलिमेंट्स इसमें ये सारे हो गए। अब इसके अलावा 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 एलिमेंट्स हमारे पास अभी बच रहे हैं। अभी हमको और देखना है कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 1 2 2 1 और इसमें नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, देखते हैं अभी ट्रांजिटिव के लिए और कौन सा केस बन रहा है। 4 1 है, 1 3 है, 4 3 होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला एलिमेंट हमारे पास गिवन है, 4 इज रिलेटेड टू 1 एंड 1 इज रिलेटेड टू 3, 4 इज रिलेटेड टू 1 एंड 1 इज रिलेटेड टू 3, तो इसका मतलब है 4 मस्ट बी रिलेटेड टू 3 होना चाहिए। यहाँ पे 4 मस्ट बी रिलेटेड टू 3, तो 4 3 डालेंगे और 3 4 भी डालना पड़ेगा उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए, ऑलराइट। ओके, आगे यहाँ पे अभी हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट्स हो गए। अभी भी देखते हैं कुछ और बच रहा है क्या। 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4, हाँ 2 4 वाला एलिमेंट अभी हमारे पास मिसिंग है। तो देखते हैं 2 4 होने के लिए हमारे पास कंडीशन बन रही है सिमेट्रिक होने के लिए, 2 मस्ट बी रिलेटेड टू 4, 2 मस्ट बी रिलेटेड टू 4 के लिए देखिए स्टूडेंट्स यहां से बन जाएगी, 2 इज रिलेटेड टू 1 एंड 1 is related to 4, 2 is related to 1 and 1 is related to 4, so this implies that 2 must be related to 4, और अगर 2 4 से रिलेटेड है तो 2 4 एलिमेंट में आएगा और 4 2 भी एलिमेंट में हमारे रिलेशन में आएगा। तो टोटल हमारे पास 16 कंप्लीट हो गए। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव जब भी क्वेश्चन आता है और 4 एलिमेंट्स हैं सेट में और यहां पर भी हमको ऑल 4 एलिमेंट्स अपीयर हो रहे हैं, तो जनरली उस केस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हमको इक्विवेलेंस रिलेशन बनानी है स्टूडेंट्स, तो हमको ऑल 16 एलिमेंट्स ऐड करने पड़ते हैं। और हमने उसको प्रूव भी कर दिया यहां से कि अगर रिफ्लेक्सिव है तो ए होना चाहिए, तो ये 4 एलिमेंट्स तो हर हाल में ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद सिमेट्रिक हमने बनाया था, तो सिमेट्रिक इजीली हो गया था, लेकिन ट्रांजिटिव जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमने ऐसे पेयर्स को ढूंढना पड़ा, हमने ऐसे पेयर्स को ढूंढना स्टार्ट किया जहां 3 2 से रिलेटेड है। सपोज इफ 3 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 1, तो 3 1 से रिलेटेड होना चाहिए। अब जैसे ही हमने 3 1 डाला तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, अगर सिमेट्रिक बनानी है तो उसको पेयर की फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा, 3 1 तो 1 3 भी डालना ही पड़ेगा। ऐसे
4 और 1 का हमने देखा, 4 इज रिलेटेड टू 1 एंड 1 इज रिलेटेड टू 3, सो 4 इज रिलेटेड टू 1 एंड 1 इज रिलेटेड टू 3। तो यहां से हमको ऐड करना है 4 रिलेटेड टू 3। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों बनाया, तो ऑल 16 एलिमेंट्स डालने पड़े। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 1 1 एंड ऑन टू का है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई 1 1 और ऑन टू हमको फंक्शन बनाना है, तो एक तरीका उसको ये लेके ये हो सकता है कि हम लोग क्या बनाए, एक एरो डायग्राम बनाए। एरो डायग्राम में यहां पर जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स यहां पर होने चाहिए, और यहाँ के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे यूनिकली कनेक्टेड होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी इस केस में हम लोग 1 1 और ऑन टू चेक करने का एक और तरीका देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई फंक्शन हमको 1 1 और ऑन टू चेक करना होता है, तो 1 1 होने के लिए हम ये देखेंगे कि क्या फंक्शन किसी डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है क्या। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो देखिए, अगर आप x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करी, तो वो ग्राफ को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करनी चाहिए। ओके, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करनी चाहिए। सपोज करिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अगर हम इसमें बात करें 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, तो इस वाले एरिया में आप कहीं पर भी x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, तो 0 से इनफाइनाइट में वो एक ही बार कट कर रही है। यानी कि एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो वहां पर वो 1 1 है। ऐसे ही माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और वहां पर भी वो 1 1 है। लेकिन अगर आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक देखेंगे, तो कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो 2 बार कट कर रही है। तो यानी कि इस केस में हमको क्या करना है कि उसने एक पर्टिकुलर इंटरवल हमको दे दिया है, और बोल रहा है कि इस इंटरवल में वो फंक्शन कैसा है, 1 1 एंड ऑन टू दोनों है। तो 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, वो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए जो f डैश ऑफ x है वो पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने के लिए f डैश ऑफ x जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। ओके, तो पहला पॉइंट तो ये रहा। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स कि फंक्शन ऑन टू भी होना चाहिए। तो अगर फंक्शन ऑन टू है, तो उस केस में उसकी जो कोडोमेन है, कोडोमेन मस्ट बी इक्वल टू द रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, कोडोमेन मस्ट बी इक्वल टू द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो यहां पर हमको ये उसकी कोडोमेन गिवन है। ये अगर कोडोमेन है, तो ये किसके इक्वल होनी चाहिए, रेंज के इक्वल होनी चाहिए। ऑलराइट, सपोज मैं आपको इसको एक एग्जांपल से अगर एक्सप्लेन करूं, तो देखिए, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। सपोज करिए ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसे किसी फंक्शन का, ऐसे थोड़ा मान लीजिए ऐसे बन रहा है। ओके, तो ये वाला फंक्शन अभी 1 1 नहीं है, मैंने एक जनरल केस लिया हुआ है। यहां पे स्टूडेंट्स, अगर ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, उसके कोरोस्पॉन्डिंग y एक्सिस पर ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D। ओके, तो कोडोमेन जो भी हमको गिवन है वो रेंज के इक्वल होनी चाहिए। और रेंज हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग y एक्सिस के ऊपर उसका प्रोजेक्शन देखते हैं कि y एक्सिस पे कौन सा पोर्शन उसमें आ रहा है। तो इस ग्राफ के कोरोस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे ये वाला पोर्शन सारा आ रहा है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो पोर्शन है ये है C to D। ओके, इंटरवल चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो। अगर यहाँ पे होलो बबल होगा तो यहाँ पे ओपन इंटरवल हो जाएगा, अगर यहाँ पे क्लोज्ड बबल होगा तो यहाँ पे ओपन क्लोज इंटरवल हो जाएगा। राइट, सो C, D। रेंज चेक करने का क्या तरीका है कि y एक्सिस के ऊपर उसका हम प्रोजेक्शन लेंगे, जो एरिया आ रहा है वो हमारा रेंज के इक्वल है। ओके, तो ये तो हो गई हमारी ग्राफिकल अप्रोच। तो इस क्वेश्चन में हमने 2 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट बना लिए हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि फंक्शन को अगर 1 1 होना चाहिए, तो उसके लिए या उसका जो f डैश x है वो या तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए या स्ट्रिक्टली नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर फंक्शन ऑन टू है, तो उसकी कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल होनी चाहिए। तो ये अब हमारा शॉर्ट नोट है। राइट, इसको दिमाग में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो क्या गिवन है देखिए, फंक्शन में क्वेश्चन में हमको फंक्शन गिवन है कुछ ऐसे, f(x) इक्वल टू x e टू द पावर x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। तो f डैश x सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। f डैश x इज इक्वल टू e टू द पावर x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 3। ओके, तो इसको सिंपली फैक्टराइज में लिख लेते हैं, 3x टू द पावर 3
माइनस 3x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने एक वेवी कर्व का मेथड देखा था। तो वेवी कर्व में क्या होता है, जहां पर ये फंक्शन जीरो हो रहा है उन पॉइंट्स को पुट करिए। तो ये तो कभी जीरो होने वाला नहीं है, सिंपली ये वाले दोनों जीरो हो सकते हैं। ये वाला जीरो हो रहा है 1 पे और माइनस 1 पे। ऑलराइट, अब सबसे राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और वहां से अल्टरनेटली प्लस माइनस साइन लगाएंगे। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब हमने देखा कि इस वाले इंटरवल में, ये वाला जो इंटरवल है स्टूडेंट्स, इस वाले इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस वाले इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इस वाले इंटरवल में फंक्शन फिर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1 में फंक्शन कैसा है हमारे पास, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके, तो 1 1 तो ये है। अब ऑन टू होने के लिए इस वाली रेंज में, इस वाले इंटरवल में जो ये वैल्यूज ले रहा है वो सारी रेंज कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। रेंज मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन। तो इस इंटरवल में मिनिमम वैल्यू कितनी लेगा, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, मिनिमम वैल्यू वहां पर लेगा जहां पे ये मिनिमम हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट पे। सो एफ ऑफ माइनस इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, जब x की वैल्यू हम माइनस इनफाइनाइट पुट करेंगे तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट बन रहा है। सो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट मींस 0, और 0 पे कैसा रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा। ओके, क्योंकि ये जो है x इसको अप्रोच कर रहा है, x एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, तो यहां पर भी उसको अप्रोच करेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा बेटर तरीके से लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू e टू द पावर, यहां पर एक माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, ये एफ ऑफ दिस वैल्यू, दिस अप्रोचेस टू दिस एंड दिस अप्रोचेस टू 0। सो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू -1 हो सकती है। एग्जैक्टली इक्वल टू -1, ये क्लोज्ड इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल है तो एट x इक्वल टू -1, सो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर -1 होल क्यूब इज -1, माइनस माइनस प्लस 3 एंड अगेन +1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर 3। तो b की वैल्यू हो गई हमारे पास e टू द पावर 3। ऑलराइट, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमको एक पॉइंट P फॉर्म करना है और उसका हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस वाली लाइन से। ओके, तो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2b + 4, 2 इंटू b + 4, b की वैल्यू e टू द पावर 3, 2b टू द पावर e टू द पावर 3 + 4, कोमा a की वैल्यू हमारे पास 0 और 0 + 2 हो गया 2, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया P। और इस पॉइंट का इस लाइन से x प्लस e टू द पावर -3 इंटू वाई -4 इक्वल टू 0, इस वाली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d का फॉर्मूला होता है, अगर इन जनरल हमको एक लाइन गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और x1 y1 पॉइंट का हमको उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, तो उसका हमारा आंसर आता है d इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, पहले इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करा देते हैं। ओके, तो पॉइंट को लाइन में पुट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और उसका मैग्नीट्यूड। ओके, तो अब हम लोग इस पॉइंट को इस लाइन में पहले पुट कराएंगे। तो 2e टू द पावर 3 + 4, ये x की वैल्यू हमने पुट कराई, प्लस e टू द पावर -3, y की वैल्यू है 2 और -4, और इसका ले लेंगे मैग्नीट्यूड। डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a हो गया x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, b हो गया e टू द पावर -3, तो e टू द पावर -6 यहां पे ऐसे लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन रहा है 2e टू द पावर 2e टू द पावर 3 प्लस 4, -4 कैंसिल हो गया और यहां पे बना प्लस e टू द पावर -3, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 प्लस e टू द पावर 6। ऑलराइट, तो उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, अच्छा e टू द पावर -6 यहां पे लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो 2e टू द पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय e टू द पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर 6। ओके, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 1 बाय e टू द पावर 6 लिखा और फिर इधर एलसीएम लिया, इसको 1 बाय e टू द पावर 3 लिखा और एलसीएम लिया, 2 बाहर लिखा हुआ है, ये क्वांटिटी ऐसे लिखी हुई है। अब यहां पे e टू द पावर 3 से स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर 6 कैंसिल हो गया और यहां पर सेम क्वांटिटी का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है,
तो फाइनली आंसर आ गया 2e टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर 6 प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारे पास करेक्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन में उसने ये जाना है कि भाई फंक्शन 1 1 और 1 2 है और इस वाले ये उसकी कोडोमेन है और इस वाले इंटरवल में वो 1 1 हो रहा है। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया हुआ है, पहला तो 1 1 और 1 2 वाले कॉन्सेप्ट को, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले फॉर्मूले को, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हमने ऐसे सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स सेट थ्योरी पे बेस्ड है और रिलेशन को सिमेट्रिक बोला हुआ है। बेसिकली काउंटिंग का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एकदम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है और दो कॉन्सेप्ट इसमें टेस्ट हो रहे हैं। पहला तो फंक्शन को सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा इसमें बेसिक हमको काउंटिंग करनी रहेगी। ओके, बोल रहा है लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ 2x इज इक्वल टू 3y। 2x इज इक्वल टू 3y, यानी कि सपोज करिए एक एलिमेंट यहां पे लिखा हुआ है 3, तो ये किससे जाके रिलेटेड होगा? 2 से, क्योंकि 3 इंटू 2 इज 2 इंटू 3। फिर नेक्स्ट एलिमेंट मान लीजिए लिखा हुआ है 3 को डबल करते हैं 3 6 एंड 6 जाके रिलेटेड होगा, इधर इसको भी डबल कर दो 4 से। फिर 3 को 3 टाइम्स कर दो 9, 2 को 3 टाइम्स कर दो 6, 3 को 4 टाइम्स कर दो 12, 2 को 4 टाइम्स कर दो 8 एंड सो ऑन। मैक्सिमम हम लोग जा सकते हैं, 3 को करते हैं हम 33 टाइम्स तो हो गया 99, 2 को भी करते हैं 33 टाइम्स तो हो गया 66। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक रिलेशन फॉर्म हो रही है जो यहां पर डेफिनेशन गिवन है। इसी रिलेशन को उसने बोला हुआ है R। ओके, नाउ R1 एक दूसरी रिलेशन है सच दैट R इज ए सबसेट ऑफ R1 एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 इज n। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 इज इक्वल टू n के इक्वल गिवन है। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ n की हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुल मिला के सेम वही क्वेश्चन है जो हमने अभी 2 क्वेश्चंस पहले देखा था कि एक फंक्शन हमको एक रिलेशन हमको गिवन है और हमको फाइंड आउट करना है कि मिनिमम एलिमेंट्स उसमें कितने ऐड किए जाएं ताकि वो रिलेशन हमारे पास एक सिमेट्रिक रिलेशन बन जाए इस वाले केस में। तो देखो भाई, अगर 3,2 है तो इसको अगर सिमेट्रिक बनाना है तो इसके अंदर हमको 2,3 को ऐड करना पड़ेगा। टू 3 ऐसे ही 6,4 है तो 4,6 आएगा, 9,6 है तो 6,9 को ऐड करना पड़ेगा, 8,12 को ऐड करना पड़ेगा और 66,99 को ऐड करना पड़ेगा। ओके, अभी उसने केवल हमसे ये पूछा हुआ है कि रिलेशन होना चाहिए हमारे पास सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के केस में जितने एलिमेंट्स पहले थे उतने ही एलिमेंट्स और ऐड करने पड़ेंगे। तो पहले एलिमेंट्स हमारे पास कितने थे R में? 33, 1 2 3 4 33 तक जा रहा है 3 की टेबल में। तो 33 और अभी उन्हीं के डबल एलिमेंट्स ऐड कर दिए, सो 33 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 66। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में आपको एक बार फिर से बता देता हूं। इफ A, B belongs to R, then B, A belongs to R. ओके स्टूडेंट्स, अब एक चीज का हमको ध्यान देना है। सपोज करिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक रिलेशन है 5, एक एम्प्टी रिलेशन है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? एक एम्प्टी रिलेशन क्या सिमेट्रिक होगा? हाँ, एक एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है इफ। अगर A, B R में आ रहा है तो फिर B, A R में आना चाहिए। ये हमारी सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। ऑलराइट, ये हमारी हो गई सिमेट्रिक की डेफिनेशन। तो अगर एक 5 रिलेशन की मैं बात करूं, एम्प्टी रिलेशन की मैं बात करूं, तो वो भी सिमेट्रिक होता है। तो इस केस में बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है, बस थोड़ा हमको काउंटिंग करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आता है और ये बहुत अच्छा खासा हमारा कॉन्सेप्ट टेस्ट करने वाला है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने इस तरह का एक क्वेश्चन देखा था कि अगर हमको फाइंड आउट करना है g ऑफ f ऑफ x, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे कि अगर g ऑफ f ऑफ x हमको फाइंड आउट करना है तो उस केस में ग्राफ बनाएंगे हम, जो कि हमारा अंदर वाला फंक्शन है उसका। ऑलराइट, तो अंदर वाला फंक्शन हमारा यहाँ पे fx, तो fx का ग्राफ अब सबसे पहले हमको यहाँ पे बनाना रहेगा, g ऑफ f ऑफ x। अभी इसमें एक काम करते हैं हम, g ऑफ f ऑफ x हमको फाइंड आउट करना है,
मान लीजिए हमको अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी फाइंड आउट करना होता तो फिर उस केस में भी हम लोग कैसे करते, हम इस क्वेश्चन में ये दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दोनों को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को सॉल्व करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को आगे एक्सटेंड करने के लिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी फाइंड आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एफ एक्स का ग्राफ हमको बनाना है। तो एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए मल्टी डेफिनेशन फंक्शन है। जब x 0 से बड़ा है तो यहां पे ग्राफ बनेगा log x की तरह। ये हो गया log x का ग्राफ, ये पॉइंट हो गया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, ये x की वैल्यू है। और जब x लेस देन 0 है तो ग्राफ बन रहा है e टू द पावर माइनस एक्स की तरह। तो ये बन गया e टू द पावर माइनस एक्स की तरह। ये पॉइंट है 0,1 जहां पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है। ये ग्राफ हमारा है स्टूडेंट्स f ऑफ x का। अब g ऑफ x हमको फाइंड आउट करना है, सॉरी जी ऑफ एक्स हमको गिवन है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या मेथड रहता है कि जहां पर भी एक्स नजर आ रहा है वहां पे एफ ऑफ एक्स पुट कर दो। तो यहां पर भी एफ ऑफ एक्स पुट करा और ये वैल्यू हो गई व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये वैल्यू हो गई e टू द पावर एफ ऑफ एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0। ओके डन। इतना करने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 कहां पे। एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 दो केसेस में, या तो यहां से लेके यहां तक एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, ओके, या फिर यहां से लेके यहां तक। मैं इसको और डिफरेंट कलर से बनाता हूं, यहां पे भी एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ओके, अब दोनों केसेस में हमको क्या करना रहेगा, एक्स की वैल्यू लिखनी होगी। इसके कोरोस्पोंडिंग एक्स की वैल्यू कौन सी आ रही है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0, और इसके कोरोस्पोंडिंग एक्स की कौन सी वैल्यू आ रही है, x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट। ओके, तो अब इसमें हम f ऑफ x की ये दोनों डेफिनेशंस को पुट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लू कलर से मैं इसको डिनोट करता हूं। f ऑफ x लेस देन 0 कहां पे आ रहा है, f ऑफ x लेस देन 0 आ रहा है स्टूडेंट्स इस वाले पोर्शन में। ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा y एक्सिस लिखा हुआ है, इस वाले पोर्शन में f ऑफ x हमारा है लेस देन 0, तो उस केस में x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल 1। ऑलराइट, तो अब यहां जो 2 डेफिनेशन फंक्शन है वो 3 डेफिनेशन फंक्शन में कन्वर्ट होएगा। तो इसको देखते हैं आगे। यस, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पहले ये वाली पुट करते हैं, e टू द पावर माइनस एक्स। ये ग्राफ है e टू द पावर माइनस एक्स का। दिस हैपन्स व्हेन x इज ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट एंड लेस देन और इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, f of x is equal to log of x, log natural x. So log natural x when x is greater than 1 and less than infinite. और थर्ड केस में f of x is less than 0, यानी कि e to the power, कौन सी डेफिनेशन है यहां पर भी, fx is equal to log natural x, e to the power log natural x when x is greater than 0 and less than or equal to 1. All right, अच्छा यहां पे इक्वल टू 1 नहीं लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर ओपन इंटरवल है। अगर यहां पर ओपन इंटरवल है तो यहां पर भी ओपन इंटरवल रखेंगे। तो ये हमारा आ गया g ऑफ f ऑफ x। ओके, अब इसका हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर जो भी क्वेश्चन ने हमसे पूछा हुआ है वो काम हम लोग कर देंगे। ओके, तो अब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इधर वाली साइड में। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। एक्चुअली ये तो e से log x हट ही जाएगा, x पॉजिटिव है, तो यहां पर ये सिंपली लिखा हुआ है x के इक्वल। सो तीनों डिफरेंट इंटरवल्स में इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं 1 बाय 1।
जब x माइनस इंफाइनाइट से 0 तक जा रहा है तो ग्राफ बन रहा है e टू द पावर माइनस एक्स वाला, ये वाला। जब x 1 से लेके इंफाइनाइट तक जा रहा है तो ग्राफ बन रहा है log x वाला। तो log x का पूरा ग्राफ कुछ ऐसा होता है और केवल उसका ये वाला पोर्शन हम लोग ले लेंगे। नेक्स्ट, जब x 0 से लेके 1 तक जा रहा है तो ग्राफ बन रहा है y इक्वल टू एक्स वाला। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसे। तो ये ग्राफ है स्टूडेंट्स हमारे पास f ऑफ g ऑफ x, सॉरी g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं इसमें। यहां पे 0 है, यहां पे 1 है, ये 1 के कोरस्पॉन्डिंग है, ये भी 1 के कोरस्पॉन्डिंग है, और यहां पे हाइट है उसकी 1 के। ओके, अब इस ग्राफ के बेसिस पे हम लोग आंसर करेंगे कि 1 1 है या नहीं है और ऑन टू है या नहीं है। ओके, तो आप इस पोर्शन को नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं, सॉरी। हाँ, देखिए बोल रहा है कि 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, ऐसे करके हमको सब कुछ इसमें फाइंड आउट करना है। कुल मिला के बस 1 1 ऑन टू चेक करना है। अब 1 1 चेक करने का क्या मेथड है? टू चेक वेदर गिवन फंक्शन इज 1 1 और नॉट, दिस इज द टेस्ट। ड्रॉ ए लाइन इन द रेंज ऑफ द फंक्शन draw a line in the range of the function parallel to x-axis if the line cuts the graph in exactly one point. This implies that function is 1 1. Okay, if the line cuts the graph in more than 1 points, then the function is not 1 1. Okay, and if the line cuts the graph in exactly 1 point, then the function is 1 1. और अगर एटलीस्ट 1 पॉइंट में कट कर रही है, एटलीस्ट 1 पॉइंट में अगर कट कर रही है स्टूडेंट्स, इन एटलीस्ट 1 पॉइंट, तो उस केस में हम बोलेंगे दैट द फंक्शन इज ऑन टू। और अगर एक से ज्यादा पॉइंट में कट कर रही है, सपोज करिए लाइन हमारी कट कर रही है 2 पॉइंट्स में या 3 पॉइंट्स में या 4 पॉइंट्स में, ओके, जैसा कि इस केस में हो रहा है। हमने एक लाइन ड्रॉ करी यहां पे, और देखिए ये वाली लाइन यहां पे 2 पॉइंट्स में कट कर रही है, ये वाली लाइन ड्रॉ करी है यहां पे 2 पॉइंट्स में कट कर रही है। तो स्टूडेंट्स उस केस में हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन कैसा नहीं है, 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। तो 1 1 नहीं है तो कैसा हो गया, मैनी 1, फंक्शन इज मैनी 1। और सपोज करिए कि अगर लाइन 0 पॉइंट्स में कट कर रही है, कि हमने रेंज के अंदर एक लाइन को ड्रॉ करा और वो लाइन एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही है, तो फिर हम बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है, इनटू है, यानी कि ऑन टू नहीं है। अगर 0 पॉइंट्स में कट कर रही है तो बोलेंगे इनटू है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट में कट कर रही है तो बोलेंगे 1 1 है, अगर 1 से ज्यादा पॉइंट में कट कर रही है तो बोल रहे मैनी 1, और अगर एक या एक से ज्यादा पॉइंट में कट कर रही है तो एटलीस्ट ये बोलेंगे, अगर सब जगह पे कट कर रही है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन कैसा जरूर है, ऑन टू जरूर है। ऑलराइट, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। अब क्वेश्चन में हमको ये देखना है कि उसकी रेंज क्या गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेंज में वो बोल रहा है कि ऑल रियल टू ऑल रियल, ऑल रियल टू ऑल रियल, यानी कि इस वाली जगह पे भी हमको लाइंस ड्रॉ करनी है। और देखिए ये वाली लाइंस एक भी जगह पे कट नहीं कर रही, तो अगर 0 पॉइंट्स पे कट कर रही है तो इनटू है। अगर एटलीस्ट हमको एक ऐसी लाइन मिल गई जो 0 पॉइंट्स पे कट कर रही है तो फंक्शन कैसा है, इनटू है। अगर एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट कर रही होती तो बोलते 1 1 है, लेकिन एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो बोलेंगे फंक्शन मैनी 1 है। तो यहां पे आंसर आ जाएगा, फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऑलराइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये हो गया 1 1 चेक करने के लिए, और ये वाला हो गया पोर्शन ऑन टू चेक करने के लिए। तो मैं इसको बोलता हूं 1 1 एंड ऑन टू, टेस्ट फॉर 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 एंड ऑन टू का क्या टेस्ट है कि लाइन हम
ड्रॉ करेंगे रेंज में पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर लाइन एग्जैक्टली 1 पॉइंट में कट करी है तो बोलेंगे 1 1 है, एटलीस्ट 1 पॉइंट में कट करी है तो बोलेंगे ऑन टू है, 1 से ज्यादा पॉइंट में कट करी है तो बोलेंगे मैनी 1 है, 0 पॉइंट पे कट कर रही है तो इन टू है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, लेट a is equal to 1 2 3 up to 20 and r1 and r2 be two relations on a such that r1 is defined by a comma b such that b is divisible by a, r2 is defined as a comma b such that a is an integral multiple of b। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि हमको फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन r1 एंड r2 इज इक्वल टू। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन r1 एंड r2 नहीं, यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन r1 माइनस r2। ऑल्दो हम r1 और r2 दोनों के एलिमेंट्स भी कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर r1 माइनस r2 कैलकुलेट करना एकदम इजी हो जाएगा। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन r1 माइनस r2 का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन r1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन r1 इंटरसेक्शन r2। राइट, वेन डायग्राम में कुछ ऐसा बनता है, अगर ये r1 है ये r2 है तो ये वाला पोर्शन हो गया r1 एंड r2 का और ये वाला पोर्शन हो गया जो r1 माइनस r2 में। ऑलराइट, तो अब हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन r1 माइनस r2 हमको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं r1 किस तरह की एक रिलेशन लिखी है, उसमें किस तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं। b इज डिविजिबल बाय a, तो सबसे पहले हम a को देखते हैं, a कोमा b। तो a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, सपोज करिए a की वैल्यू हो गई 1, b क्या क्या वैल्यू ले सकता है, b वैल्यू 1 ले सकता है, b वैल्यू 2 ले सकता है और b वैल्यू 3 ले सकता है, 4 ले सकता है, सो ऑन b अप टू 20 वैल्यू ले सकता है। तो इस टाइप के एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, 20 एलिमेंट्स उसमें आने वाले हैं। ओके, 1 1 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 20 को भी डिवाइड कर रहा है। b इज डिविजिबल बाय a, दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए। ऑलराइट, अगर हम a की वैल्यू 2 ले लें, a की वैल्यू हो गई 2, तो b कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, b वैल्यू ले सकता है 2, b वैल्यू ले सकता है 4, b वैल्यू ले सकता है 6 एंड सो ऑन, b वैल्यू ले सकता है 20 तक। तो इस तरह के कितने एलिमेंट्स आए हमारे पास, 10 एलिमेंट्स। a की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो b वैल्यू ले सकता है 3, b वैल्यू ले सकता है 6 एंड सो ऑन अप टू b वैल्यू ले सकता है 18 तक। तो इस तरह के एलिमेंट्स आए हमारे पास 6। a की वैल्यू हमने 4 पुट कराई, b हो गया 4, 8 एंड सो ऑन अप टू 20, तो 5 एलिमेंट्स। नेक्स्ट 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20। ओनली काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें हमको बस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की तरह सोचना है। 5 हो गए इनसे कनेक्टेड, 6 लेते हैं, 6 6 6 12 6 18, 6 6 6 12 6 18। अब ये मैं पूरा डायग्राम आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में हम इतना काम नहीं करने वाले। एग्जाम में हम ये वाला सारा काम मेंटली करेंगे, हम सीधा लिखेंगे एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन r1 कितना आ रहा है, 20 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 एंड सो ऑन, ऐसे माइंड में सोचेंगे। 3 तक आ गया, यहां पे 6 तक हमने ले लिया। अभी 7 से कौन कौन डिवाइड होंगे, 2 नंबर्स, एक तो 7 खुद और एक 14, 8 से एक 8 खुद और एक 16, 9 से 9 एंड 18, 10 से 10 एंड 20, 11 से केवल 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13। इस तरह के कितने एलिमेंट्स आएंगे स्टूडेंट्स, 20, 20। तो इस तरह के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 अप टू 10 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ऑलराइट, अभी इन सभी को हमको ऐड करना है। सो 20 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 एंड प्लस 10। तो दैट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन r1। तो इस नंबर को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 20 30 36 41 45 48 48 एंड 10 58 60 एंड 66। अब 66 में से हमको वो सब्ट्रैक्ट करना है जो r1 और r2 दोनों में आ रहे हैं। ये नंबर अब हमको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है जो r1 और r2 दोनों में आ रहे हैं, यानी कि ये वाले एलिमेंट्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो r1 इंटरसेक्शन r2 में आ जाएंगे। ये हमारे पास r1 के एलिमेंट्स हैं, इनमें से जो एलिमेंट्स r2 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो हमारे r1 इंटरसेक्शन r2 में आ जाएंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कह रहा है a इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ b, यानी कि a इज डिविजिबल बाय b। तो देखिए स्टूडेंट्स 1, 1 हाँ आ जाएगा,
1,2, 1,3, 1,20 कोई नहीं आएगा, 2,2 आ जाएगा, 3,3 आ जाएगा, 4,4 आ जाएगा, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इनमें से कोई नहीं आएगा, यहां से कोई नहीं आएगा, इनमें से कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ना ही यहां से कोई आएगा। तो एलिमेंट हमारे पास आ रहा है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 11, 11, 12, 12, 20, 20, ये वाले सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इस तरह के हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, 20 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो 66 माइनस 20, आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 46 के इक्वल। ऑलराइट, सो फाइनली आंसर क्वेश्चन का कितना मिल रहा है हमको, 46। वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है। देखिए इसमें क्या गिवन है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज दिस, देन अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल आएगा। डोमेन हमको फंक्शन की गिवन है, डोमेन क्या डोमेन हमको फंक्शन की फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 25 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -5 यूनियन 5 टू इनफाइनाइट। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आप उसको वेवी कर्व से भी कर सकते हो, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5। ओके, दोनों को नंबर लाइन पे पुट कराया, 5 -5 प्लस माइनस प्लस, तो इस वाले इंटरवल में पॉजिटिव मिल रहा है, इस वाले इंटरवल में पॉजिटिव मिल रहा है, दोनों का हम लोग यूनियन ले लेंगे। तो एक तो यहां से हमारे पास आया x की वैल्यू, ये हर एक वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो हम एंड लगाते जाएंगे साथ में, एंड ये वाली क्वांटिटी 0 नहीं होनी चाहिए। सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज दैट x इज नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस 2। ओके, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड ये भी होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, ये लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी लिखी हुई है, तो लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी, तीसरा एंड हम लोग लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 15 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, सो x इंटू एक्स प्लस 5, तो यहां से बन जाएगा, दो फैक्टर बन रहे हैं, x प्लस 5 और x माइनस 3। अब ये स्टूडेंट हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अगेन बेबी कर्व में दोनों को पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 3, यहाँ पे वैल्यू आ रही है -5 प्लस माइनस प्लस। ओके, तो बोल रहा है कि यहां से क्या होना चाहिए, -5 से छोटा या फिर 3 से बड़ा। ये बोल रहा है कि प्लस माइनस 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, और ये बोल रहा है कि माइनस इनफाइनाइट टू -5 यूनियन 5 टू प्लस इनफाइनाइट होना चाहिए। ऑलराइट, तो देखिए इस वाले केस में यहां पर आ रहा है x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -5, 5 पे ओपन ब्रैकेट है, यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, 3 पे भी ओपन इंटरवल है। इस वाले केस में 5 पे क्लोज्ड इंटरवल था। ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा कि भाई -5 को इंक्लूड नहीं कर सकते। -5 को इंक्लूड करने से ये तो 0 बन रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स ये भी 0 बन रहा है। अगर ये 0 हो जाएगा तो लॉग नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब जब हम इस सिचुएशन को इसमें इंपुट कराएंगे तो फाइनली हमारा जो कॉमन डोमेन आ रही है वो आ रही है माइनस इनफाइनाइट टू -5 यूनियन क्लोज इंटरवल 5 टू इनफाइनाइट। तो यहां पे बन रहा है अल्फा की वैल्यू -5 और बीटा की वैल्यू +5। ओके, बोल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं, जो एग्जैक्ट जो क्वेश्चन आया था उसमें गिवन था स्टूडेंट्स, आई थिंक यहां पे 5 बीटा स्क्वायर या 4 बीटा स्क्वायर कुछ गिवन था। ओके, सो आप उसकी परवाह मत करिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, तो वो बन जाएगा अभी के केस में 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 50। क्वेश्चन में आई थिंक यहाँ पे 5 बीटा स्क्वायर गिवन था, तो 5 बीटा स्क्वायर अगर हो जाता तो यहाँ पे 125 हो जाता, तो आंसर आ जाता 150। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट से हमने निकाला अल्फा और बीटा की वैल्यू आ रही है -5 और +5। उसके बाद हम चाहे कुछ भी कैलकुलेट करा ले, हम उसमें फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप इसको 5 बीटा स्क्वायर कर लेना, उस हिसाब से ऐसा आंसर आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये भी कॉन्सेप्ट इसमें कौन सा था, वेवी कर्व वाला मेथड इसमें यूजफुल है। Consider the relation R1 and R2 defined as R1 A is related to A is related to B through R1 if A square plus B square is equal to 0 for all A comma B belongs to R, and A comma B is related to R C comma T through R2 if A plus B is equal to B plus C.
ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। एक्चुअली स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है, यहां पर आएगा डी प्लस सी, डी प्लस सी, और यहां पर आ जाएगा R1 एंड R2 आर द R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, सो क्वेश्चन में थोड़ी करेक्शन देखना, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसमें ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से पिकअप किया हुआ है। देखिए जेईई मेंस में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और क्वेश्चन एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी आते हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ए प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस सी। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको भी क्वेश्चन याद होना चाहिए एकदम कि भाई एनसीईआरटी में हमने किस तरह का क्वेश्चन किया था। तो यहाँ थोड़ी सी करेक्शन है, टाइपिंग एरर है, ये डी कर लीजिए आप इसको। नाउ कंसीडर R1 एंड R2 डिफाइंड एज A is related to B through R1 if A square plus B square is equal to 1। तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, अगर इसमें हम 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 ऐसे चेक करें तो ऑब्वियसली उनमें से कोई भी रिलेटेड नहीं है। ओके, तो रिलेशन R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिलेशन R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर रिलेशन R1 रिफ्लेक्सिव नहीं है, एक्चुअली R1 देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि R1 एक एम्प्टी रिलेशन है? एक्चुअली R1 इज एन एम्प्टी रिलेशन, तो एम्प्टी रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव होती नहीं है। अच्छा, यहां पर उसने इक्विवेलेंस बोला हुआ है, तो R1 इक्विवेलेंस तो है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट वो हो गया, रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब स्टूडेंट्स एक बात ये भी सोचिए कि अगर एक एम्प्टी रिलेशन है तो क्या वो रिलेशन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होती है? अभी अभी हमने डिस्कस करा था, यस, एन एम्प्टी रिलेशन इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। तो R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बट इट इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक की क्या, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की क्या डेफिनेशन होती है? इफ A, B belongs to R, then B, A belongs to R. If A, B belongs to R and B, C belongs to R, then A, C must belong to R. ये ट्रांजिटिव की डेफिनेशन होती है। तो वर्ड इफ हमारे पास इंपॉर्टेंट है, तो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। इस वाले केस में आप ऑब्जर्व करेंगे A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, तो इसमें आप कुछ भी वैल्यूज पुट करा दीजिए, वो हर एक के केस में वैलिड है। तो भाई अगर हम A और B और यहाँ पर भी सी और डी की बजाय रिफ्लेक्सिव टेस्ट कर रहे हैं, अगर ए और बी पुट करें तो क्या ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है? हाँ होता है। अच्छा, अगर सिमेट्रिक टेस्ट करना है तो ए प्लस बी यहाँ पर है, सी प्लस डी यहाँ पर है, तो सिमेट्रिक के लिए ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी गिवन है, तो क्या सी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा? डेफिनेटली होगा। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। ऐसे ट्रांजिटिव टेस्ट करने के लिए हम बोल देते हैं ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी एंड सी कोमा डी इज रिलेटेड टू ई कोमा एफ। तो क्या ए कोमा बी रिलेटेड होगा ई कोमा एफ से? तो देखते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, सी प्लस डी इज इक्वल टू ई प्लस एफ। तो यहां से दोनों को इक्वल पुट करा देंगे, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ई प्लस एफ। तो स्टूडेंट्स यहां से ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों हो गई। ओके, तो R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बट R1 इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो यहां पर हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इसके अलावा स्टूडेंट एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी है हमारे पास, उस क्वेश्चन को मैं यहां पे नोट कर लेता हूं। ए एक सेट गिवन है, क्वेश्चन नंबर 20 आप इसको मान लीजिए। ए इज द सेट 1, 2, 3, 4। ऑलराइट, और अब हमको इसमें फाइंड आउट करना है, फाइंड नंबर ऑफ सिमेट्रिक, फाइंड नंबर ऑफ सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ये भी क्वेश्चन एक सेट में आया हुआ है। रिलेशन सिमेट्रिक तो होनी चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होनी चाहिए, ऐसी नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी पॉसिबल हैं? सिमेट्रिक हो पर रिफ्लेक्सिव ना हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले केस में भी वो वाला फॉर्मूला काम आएगा। ये सिमेट्रिक का वेन डायग्राम है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव, इस वाले पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस दैट आर सिमेट्रिक ओनली इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट आर सिमेट्रिक माइनस नंबर ऑफ रिलेशंस दैट आर बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज रिफ्लेक्सिव। नंबर ऑफ रिलेशंस दैट आर सिमेट्रिक माइनस नंबर ऑफ रिलेशंस दैट आर बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक रिलेशंस का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस का फॉर्मूला हमारे पास आता है। देखिए कैसे आता है, उसको हम लोग समझते हैं। सपोज करिए स्टूडेंट्स 1, 2, 3, 4 से हमने रिलेशन फॉर्म करी एक रो से में, रिलेशन R इज फॉर्म्ड ऑन एक रो से। ओके, अब एक रो से में जो रिलेशन फॉर्म करेंगे वो सबसेट होएगी एक रो से का। ऑलराइट, एक रो से में एलिमेंट्स कैसे आते हैं? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 2,
इनके बीच में भी कोमा है, मैं अभी नहीं लगा रहा, लेकिन सेट नोटेशन में उनके बीच में भी कोमा है। 1,2, 2,1, 1,3, 3,1, 1,4, 4,1, राइट, 2,3, 3,2, 2,4, 4,2, 3,4 एंड 4,3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए क्रॉस ए लिखा हुआ है। ओके, अब ए क्रॉस ए में देखिए किस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4। एन एलिमेंट्स तो इस टाइप के आएंगे जो कि खुद से रिलेटेड होंगे। टोटल एलिमेंट्स आएंगे एन स्क्वायर, टोटल एलिमेंट्स आएंगे एन स्क्वायर। तो इस तरह के एलिमेंट्स कितने लिखे हुए हैं, एन स्क्वायर माइनस एन। अब देखो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस हमको बनानी है। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस केवल इन एलिमेंट्स का यूज करके बन जाएगी, 2 टू द पावर एन, सॉरी एन को हम फिक्स कर देंगे। अच्छा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होगा, इनको तो सभी को लेना ही पड़ेगा, इनके पास हर एक के पास चॉइस रहेगी। सो 2 टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। फोकस करते हैं नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस पे। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितनी हो जाएंगी, हर एलिमेंट के पास चॉइस है कि भाई आपको आना है या नहीं आना रिलेशन में, तो 2 टू द पावर एन चॉइसेस हैं, मल्टीप्लाइड बाय स्टूडेंट्स ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनके पास चॉइसेस तो हैं लेकिन पेयर्स में चॉइसेस हैं। अगर 1,2 आ जाएगा तो 2,1 को आना ही पड़ेगा, या फिर अगर 2,1 आ जाएगा तो 1,2 को आना ही पड़ेगा। तो ये एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है। तो ऐसे हमारे पास ये वाले जो है वो पेयर्स की फॉर्म में आ रहे हैं। तो 2 स्क्वायर माइनस एन, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 2, इतने हमारे पास पेयर्स बनेंगे और हर पेयर के पास चॉइस है। तो 2 टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टू द पावर एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। तो 2 टू द पावर एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें से उन रिलेशंस को हमको सब्ट्रैक्ट करना है जो कि सिमेट्रिक एज वेल एज रिफ्लेक्सिव है। अगर सिमेट्रिक एज वेल एज रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें हर एक एलिमेंट को आना ही आना पड़ेगा। तो केवल और केवल उनके पास एक चॉइस है कि तुमको सबको आना ही है, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी नहीं आएगा तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगी। हाँ, लेकिन इनके पास अभी भी चॉइस है कि भाई आप लोग आना चाहो तो आ जाओ, नहीं आना है तो आप मना कर सकते हो, तो भी रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक एज वेल एज रिफ्लेक्सिव बनेगी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर हमारे पास कितना है, 2 टू दी पावर एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2 माइनस 2 टू दी पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। एन की वैल्यू यहां पर गिवन है 4, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 टू दी पावर 4 स्क्वायर प्लस 4 बाई 2 10 माइनस 2 टू दी पावर 4 स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 6। सो ये हो गया 1024 माइनस 64, दैट इज इक्वल टू 960। ऑलराइट, सो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आया हमारे पास, 960। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखे जेई मेंस के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जेई मेंस 2024 में आए हैं और उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स जो हम लोगों ने डिस्कस करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करिए। पहले उसको खुद से सॉल्व करो और फिर अगर नहीं होता है तो फिर आप वीडियो को आगे प्रोसीड करके सोल्यूशन देखिए। अगर आपसे हो गया तो आप बस आंसर मैच करके फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।